बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट हिना उमैर और आप लोग देख रहे हैं जाग कराची से। मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहती हूं जो कि क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हैं, बायोकेमिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, ट्रेनर हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, और उनका नाम है सादिया बवानी। आइए उनसे चल के कुछ बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? बहुत अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में हमारे लिए टाइम निकाला। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं रमज़ान के शुरू में आपसे इंटरव्यू लूँ, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो रमज़ान के हवाले से मैं आपसे करना चाह रही थी। बहुत सारे मेरे जानने वाले हैं जो आपसे बहुत सारे सवालात करने चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले तो मैं सादिया भवानी के बारे में जानना चाहती हूँ कि सादिया भवानी ने स्कूलिंग कहाँ से की, क्योंकि ये भी एक व्यूवर्स का सवाल है, वो आपसे जानना चाहते हैं। तो आप मुझे अपने बारे में कुछ बताइए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच हिना कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और जाग कराची ने मुझे अप्रोच किया, और आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू एंड योर होल टीम जिन्होंने मुझे अप्रोच किया और मुझे मौका दिया कि मैं आकर आप लोगों के क्वेश्चन का रिप्लाई दे सकूँ। As you are asking my schooling, so I have done my schooling from the City Grammar School and then college, that is SME Fatma Jinnah Government Girls Degree College, and then I have done my graduation in biochemistry from Jinnah University for Women, and it is one of the best university in the country, and I have done my MS in microbiology from the same university, that is Jinnah University for Women. माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने इतनी अच्छी पढ़ाई की हुई है। अच्छा, अब फील्ड में कितने साल हो गए आपको, ये माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में? अप्रॉक्सीमेटली 6 years हो गए मुझे इस फील्ड में। 6 years हो गए, माशाल्लाह। चलें फिर मैं आपसे सवालात का सिलसिला शुरू करती हूँ, क्योंकि सवालात बहुत सारे हैं। अच्छा, रमज़ान के हवाले से सबसे पहले देखें, जो मेरे सवाल हैं वो ये हैं कि बॉडी में बहुत सारी चेंजिंग हो जाती है। 11 महीने हम लोग खाना पीना जो है खा रहे होते हैं, लेट नाइट जाग रहे होते हैं, फिर रमज़ान में एकदम से रूटीन चेंज हो जाता है। तो बहुत से लोगों का सबसे पहला जो सवाल ये है कि वो लोग सहरी नहीं कर पाते, कि अगर रात भर जागते हैं तो वो सहरी कर सकते हैं, अगर वो सो जाते हैं तो उनसे सहरी नहीं की जाती। तो उनके लिए मुझे ऐसी कोई डाइट बताएं कि वो रोज़ा भी रख सकें और उनको वीकनेस भी ना हो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बेसिकली हम यूज़ टू नहीं होते हैं बहुत इस तरीके से अचानक आधी रात में उठना और खाने के, तो इस वजह से ये थोड़ी सी बॉडी में हमारी चेंजेस आती हैं और हमारे मूड डिसऑर्डर्स भी कुछ होते हैं, क्योंकि हमारी नींद पूरी नहीं होती, इस वजह से हमारा दिल नहीं होता खाने का। तो अगर हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि इतना ज़्यादा कोई हैवी डाइट लें, अगर हम लाइट डाइट भी लें लेकिन एनर्जाइज हो, जो कि आपको पूरे दिन जो है आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रखे और आपको एनर्जाइज भी रखे, तो उसके लिए ये है कि आप सबसे पहले तो खजूर जो है उसको चूज़ करें। डेट्स जिसको हम कहते हैं, वो जो है आपको फुल डे के लिए जो है एनर्जाइज कर देती है। इसके अलावा योगर्ट का आप यूज़ करें, आप उसकी लस्सी बना के भी पी सकते हैं, इससे आपको प्यास भी नहीं लगेगी और आपकी बॉडी में जो कैलोरीज़ हैं, कैल्शियम है, वाइटामिन्स हैं, उसकी भी जो है पूरी क्वांटिटी कंप्लीट हो जाती है। प्लस ये आप मिल्क ले सकते हैं, मिल्क में कोई स्क्वैश डाल के आप ले सकते हैं, हनी डाल के ले सकते हैं, साथ ही आप चाहें तो मिल्क में कोई सीरियल्स डाल के भी ले सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड है। अच्छा, बहुत से लोगों का सवाल ये था कि वो सहरी में कोई फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे वाटरमेलन का सीज़न है, तो अफ्तारी के टाइम लोग कहते हैं कि वाटरमेलन के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। आम रूटीन में भी हम लोग शुरू से ये सुनते आ रहे हैं। तो वाटरमेलन का जो जूस होता है उसके बाद पानी का लेना मतलब नुकसानदेह होता है? ये एज सच कोई डेंजरस या हार्मफुल नहीं है, क्योंकि वाटर कंटेंट वाटरमेलन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई होता है, और ये उन लोगों के लिए भी ये फ्रूट जो है बेनिफिशियल है जो बहुत ज़्यादा पानी नहीं पी सकते और उनकी बॉडी में वाटर क्वांटिटी फुलफ़िल नहीं होती। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे फ्रूट्स का इंटेक करें जो हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट की जो क्वांटिटी है उसको फुलफ़िल कर सके। तो वाटरमेलन उनमें से ही एक ऐसा फ्रूट है जो आपकी बॉडी में वाटर की क्वांटिटी को फुलफ़िल करता है। तो आप इजीली वाटरमेलन ले सकते हैं, सहरी में भी ले सकते हैं और इफ्तार में भी ले सकते हैं। और जहाँ तक पानी का आपने जिक्र किया, तो आप थोड़ा ठहर के पानी पी सकते हैं। अच्छा, मेरा एक पर्सनल सवाल है आपसे, वो भी मैं करना चाहूँगी कि मैं जैसे शरबत वगैरह डाइट के हवाले से मैं नहीं, रूह अफ़ज़ा वगैरह जो भी शरबत होता है उसमें शुगर होती है, अगर मैं डायरेक्ट रोज़ा खोलते वक्त कैल्सी का इस्तेमाल करूँ तो मतलब उससे मेरे गुर्दों पे इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, या पहले मुझे पानी पीना चाहिए, खजूर खाना चाहिए, उसके बाद मैं कैल्सी ले सकती हूँ? कैल्सी का सही टाइम मतलब रमज़ान में क्या है? बेसिकली कैल्सी जो है वो एक है तो मेडिसन ना, तो मेडिसन हमें फ़ौरन ही रोज़ा खोलते हुए हम नहीं ले सकते, उसका एक
स्पेसिफिक रीज़न है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि भूखे पेट दवाई ना ली जाए, तो इतने 14 to 15 आवर्स के डिफरेंस के बाद, यानी कि इतनी देर की फास्टिंग के बाद अगर आप अचानक मेडिसिन लेते हैं तो वो आपको किडनी पे भी इन्फेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, साथ ही आप नॉजिएटिक फील कर सकते हैं, यानी कि मतली जैसा आपको हो सकता है, और दूसरे भी मल्टीपल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो कोशिश हमें ये करनी है कि पहले डेट्स वगैरह आप ले लें, कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लें, और उसके बाद बेशक आप पी सकती हैं कालसी भी या कोई और भी मेडिसिन भी, लेकिन डायरेक्ट मेडिसिन को इनटेक ना किया जाए। पहले कुछ फ्रूट्स या कुछ डेट्स वगैरह लेकर इसके बाद आप जो है कालसी या कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं। बिल्कुल सही। और ज़्यादा जो है नींद के हवाले से मुझे बताएं कि क्या नींद की दवा हम लोग ले सकते हैं रमज़ान में, ये उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? मतलब वीकनेस, जैसे बहुत ज़्यादा खाना खाने से जैसे एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, एसिडिटी की वजह से नींद नहीं आती, तो एसिडिटी में क्या हम नींद की दवा खा सकते हैं रमज़ान में? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी में जो एसिडिटी का हमें इशू होता है वो किस वजह से होता है। अगर हम जो है बहुत ज़्यादा बेवक्त खाना खाएं और बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड हो, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी निहारी खा रहे हैं या पाए खा रहे हैं और बिल्कुल बेवक्त खा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा खाने का कोई भी टाइम नहीं होता, कोई नॉर्मल स्केड्यूल नहीं है, जो कि होना चाहिए कि अगर आप रात को 9 बजे खाना खाते हैं तो आपको रोज़ 9 बजे ही खाना खाना चाहिए, तो वो बॉडी आपकी यूज्ड टू हो जाती है और फिर वो प्रॉपर फंक्शनिंग करती है, प्रॉपरली डाइजेस्ट कर रही होती है। एक तो ये रीज़न हो गया। सेकेंड रीज़न हमारा ये है कि अगर कोई आप लॉन्ग टर्म मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं या कोई दवाई आपने ऐसी गर्म ले ली है जिस वजह से आपको एसिडिटी हो गई है, इसके अलावा आप जो है स्ट्रेस ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं या डिप्रेशन हो रहा है किसी वजह से आपको, तो उस वजह से भी जो है एसिडिटी होती है और फिर ये अल्सर में जो है कन्वर्ट हो जाती है और ये कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम बेवक्त खाना ना खाएं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड या जंक फूड का इंटेक ना करें, और दूसरी बात ये कि स्ट्रेस कम से कम लें, अपनी लाइफ को जो है खुशी खुशी गुजारें। तो इस वजह से जो है आप अल्सर जैसी डिजीज़ से बच सकते हैं। और साथ ही मैं ना यही भी बता दूं यहाँ पे कि इसका एक टेस्ट भी होता है, दैट इज़ एच पाइलोरी। एच पाइलोरी स्टैंड्स फॉर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये नॉर्मल ब्लड से टेस्ट होता है और समटाइम स्टूल से भी होता है, तो इससे ही पता चल जाता है कि आपका लेवल क्या है एसिडिटी का या कितनी क्वांटिटी में अल्सर आपकी बॉडी में है, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी मेडिकेशन भी होती है और प्रॉपरली मेडिकेशन से जो है ये ट्रीट हो जाता है। अब चूंकि आपने नींद का सवाल किया तो वो भी मैं साथ ही रिप्लाई कर दूँगी। एसिडिटी हो रही होती है हमारी बॉडी में तो हम ज़्यादा बेचैन रहते हैं, रेस्टलेसनेस फील हो रही होती है, इस वजह से हमें नींद नहीं आती। तो जो मैंने आप लोगों को बताया है, अगर आप उसके थ्रू केयर करेंगे तो आप एसिडिटी से बच सकते हैं। और टाइम पे सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहे और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे। और अगर आप टाइम पे नहीं सोते हैं तो आपकी बॉडी में जो है एक मेलेटोनिन लेवल होता है जो कि स्लीप हार्मोन है, उसका लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाता है। और मेलेटोनिन लेवल जो है वो कैसे बरकरार रहता है आपकी बॉडी में, अगर आप टाइम पर सो जाते हैं, यानी कि अगर रात की आप नींद करते हैं और आपकी रेटिना यानी कि आइज़ में जो रेटिना है उससे जब उजाला यानी कि लाइट नहीं टकराती तब वो एक्टिव होता है मेलेटोनिन यानी कि स्लीप हार्मोन। तो जब आपकी आंखें बंद होती हैं यानी कि आंखों से अंधेरा टकराता है तो मेलेटोनिन लेवल जो है यानी कि जो स्लीप हार्मोन है वो एक्टिव हो जाता है और फिर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। और मेलेटोनिन हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी में नेचुरली जनरेट होता है। आपके ब्रेन में एक ग्लैंड होता है दैट इज़ पिनियल ग्लैंड, वो ग्लैंड जो है बेसिकली इस हार्मोन को जनरेट करता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि रात के टाइम पे अपनी नींद ज़रूर कंप्लीट करें। और अगर आप नींद कंप्लीट नहीं करते और ये हार्मोन अगर बैलेंस नहीं होता आपकी बॉडी में तो इससे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि आपको शुगर का प्रॉब्लम हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो सकता है, आपका मूड डिसऑर्डर्स का इशू आपको हो सकता है, हेयर लॉस का जो है काफ़ी हद तक सीवियर इशू हो सकता है। और जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि नींद की दवाई लेना कैसा है रमज़ान में, तो मैं आपको ये बता दूं कि विदाउट डॉक्टर की परमिशन के आप मेडिसिन नहीं ले सकते, क्योंकि अगर वो ड्रॉजीनेस होती है उसमें बहुत ज़्यादा, और अगर आप ज़्यादा डोज ले लें या आपकी क्या हेल्थ है, आपकी हिस्ट्री क्या है, उसके बगैर जाने या डॉक्टर को कंसल्ट किए बगैर आप ले लेते हैं तो आपको इश्यूज़ हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें और इसके बाद आप ले सकते हैं। इसके अलावा पेन किलर्स वगैरह अक्सर लोग ले रहे होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में रमज़ान के दौरान कुछ चेंजेस आते हैं, तो वो पेन जो हमें होता है तो उस वजह से जो है हम पेन किलर लेते हैं, तो उसमें भी नॉर्मली ड्रॉजीनेस होती है, तो उस वजह से भी समहाउ हमें नींद आ जाती है। जस्ट
सादिया, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मेरे जहन में भी आया कि अभी जैसे रमज़ान के बाद ईद जब आती है तो ईद में भी फ़ौरन रोहनी खाने स्टार्ट हो जाते हैं। अब 30 दिन हम लोग जब फास्टिंग पे होते हैं तो हमें नॉर्मली जो है हमें वो हमारे मैदे को खाली पेट रहने की आदत हो जाती है। फिर एकदम से अक्सर ऐसा होता है कि ईद के पहले दूसरे दिन जो है वो लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो आपके ख्याल से मतलब डाइट उनको ऐसी क्या लेनी चाहिए शुरू के, मतलब कितने दिन एहतियात करनी चाहिए कि उनका जो है स्टमक वो सेट होते हुए कितना टाइम लगता है नॉर्मल रूटीन में आने के लिए? हिना, ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है। तो मैं आपकी ऑडियंस को ये बताना चाहूँगी कि जैसे कि हम 30 रोज़ों की यानी कि 30 रोज़े फास्टिंग के बाद जब हम ईद में अचानक आते हैं तो हम बिल्कुल बेकाबू हो जाते हैं, हमारा कंट्रोल जो है नहीं रहता और हम जो है जो भी डाइट हमारे आगे आती है हम उसका इंटेक स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमें लाइट डाइट लेनी है और आहिस्ते आहिस्ते अपनी डाइट को इंक्रीज़ करना है। ऑल ऑफ सडन अगर आप मील्स को इतनी इंक्रीज़ कर देते हैं तो आपको इंडाइजेशन, गैस्ट्राइटिस का इशू हो सकता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को नॉर्मल रखने के लिए आप आहिस्ते आहिस्ते अपनी डाइट को इंक्रीज़ करें और पहले लाइट डाइट से स्टार्ट करें। तो आप लोगों की भी हेल्थ अच्छी रहेगी और आपकी फैमिली की भी हेल्थ अच्छी रहेगी। अच्छा, तो आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है कोरोना के हवाले से और मैंने आपके बहुत सारे प्रोग्राम भी देखे हैं, आपकी वर्कशॉप भी मैंने अटेंड की है। तो मुझे ये बताइए कि कोरोना की वजह से ऐसे स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो स्ट्रेस की वजह से मैंने सुना है कि एसिडिटी भी हो जाती है। तो उसके लिए कि मतलब एहतियाती तदाबीर तो मैंने बताई है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरी प्रोग्राम में भी आप हैंड वॉश करने का तरीका बताएं। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आजकल एज वी नो दैट कोरोना इज़ इन दी ईयर। तो थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में रिव्यू दे देती हूँ क्योंकि हम इसके लिए यूज टू नहीं है ना, ये हाइजीन का ख्याल रखना, ग्लव्स पहनना, मास्क पहनना, सैनिटाइज करना अपने हैंड्स को। तो ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिव्यू दे देती हूँ। वैसे तो आप लोगों ने सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होंगी। तो जैसे कि आपने ये भी कहा कि एसिडिटी हो जाती है या स्ट्रेस लेवल हमारा हाई हो जाता है, तो मैं यहाँ पे ये दोबारा से बात कहना चाहूँगी कि आप कोशिश ये करें कि अपना स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ ना होने दें। और वो स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ कैसे नहीं होगा, आप स्ट्रेस लेंगे ही नहीं क्योंकि आप न्यूज़ बार बार देखते रहते हैं कोरोना की, तो हमें स्ट्रेस होने लग जाता है। आपको और हमें कोरोना के बारे में जितना जानना था हम जान चुके हैं, तो कोशिश करें कि इस चीज़ को अवॉइड करें। थोड़ा सा रिव्यू देने का मकसद सिर्फ ये है, हम यहाँ पे आपको कोई थ्रेट नहीं कर रहे या कोई स्कैरी न्यूज़ नहीं सुना रहे, सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे हैं, रिमाइंड कराना चाह रहे हैं कि आपको अपना और दूसरों का ख्याल कैसे रखना है ताकि आप भी प्रोटेक्शन में रहें और हम भी प्रोटेक्शन में रहें। आप कोशिश करें कि मास्क पहने और प्रॉपरली मास्क पहने, लाइक कोई भी नॉर्मल सा कपड़ा बांध लेना अपनी प्रोटेक्शन या दूसरों की प्रोटेक्शन नहीं होती। प्रॉपर मास्क वेयर करें, अपने हैंड्स को बार बार वॉश करें, अपने हैंड को बार बार जो है आप अपने नोज़, फेस या आइज़ पर ना लगाएं ताकि जो भी ऑर्गेनिज्म या वायरस है वो मुंह के थ्रू या नोज़ के थ्रू जो है आपकी बॉडी में जो है शामिल ना हो, ठीक है। और प्लस ये कि आप कोशिश करें अपने हाथ को है ना बार बार धोएं। अगर आप घर में हैं तो हाथ धोने को तरजीह दें, अगर आप घर में नहीं हैं तो फिर आप अपने हाथ को बार बार सैनिटाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग ये कि मैं आप लोगों को बता दूं कि हाथ धोने के यानी कि हैंड वॉशिंग के प्रॉपर स्टेप्स क्या हैं। हम तो नॉर्मली इस तरीके से हाथ धोया और बाहर आ जाते हैं, इसमें हमारे ऑर्गेनिज्म स्किल नहीं होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि आपको अपने हाथ में कोई अच्छा सा एंटीबैक्टीरियल सोप लेना है या हैंड वॉश लेना है, देन उसको अच्छी तरीके से अपने हाथ में लेदर कर लेना है, यानी कि फॉर्मिंग कंडीशन में आपके हाथ में सोप हो जाए। देन आपको जो है राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के ऊपर रख के इस तरीके से फिंगर्स में मूव करना है। देन यही वाले स्टेप को दोबारा से लेफ्ट हैंड के थ्रू राइट हैंड में आपको यानी कि फिंगर्स के जो कॉर्नर्स हैं ये प्रॉपरली वॉश हो जाते हैं। फिर इसके बाद इस तरीके से आपको यानी कि ये वाला हिस्सा और ये वाला जो पार्ट है ये वॉश हो जाता है। फिर देन सेम फॉर दिस पर्पस फिर आपको जो है ये थंब को वॉश करना है पूरा इस तरीके से। आई डोंट थिंक कि कोई इस तरीके से थंब को वॉश करता होगा, ये थंब जो है हमारा हमेशा रह ही जाता है। सेम गोज फॉर दिस हैंड, इस तरीके से। फिर आपको जो है अपनी रिस्ट को वॉश करना है। और नेल्स की क्लीनिंग कैसे होती है, आप इस तरीके से यानी कि अपनी पाम में जो है इचिंग करेंगे तो ये जो है आपकी नेल्स की क्लीनिंग हो जाएगी। इसके बाद जिस हाथ से आपने जो है टैप ओपन किया था उस टैप को भी जो है आप वॉश करेंगे ताकि जब आप टैप वापस क्लोज करें तो वही ऑर्गेनिज्म जो है वापस आपके हाथ पे ना लग जाए, वरना ये इतना मेहनत से जो आपने प्रोसीजर किया है ये जो है पूरा वेस्ट हो जाएगा। और कोशिश करें 25 to 30 सेकेंड्स तक अपने हैंड्स ज़रूर वॉश करें।
थैंक यू सादिया। अच्छा, मैं भी जाते हुए अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगी कि मार्केट्स जैसे खुल गए हैं और सब लोग आपने देखा है मार्केट में कितना रश हो गया है, तो प्लीज़ SOPs का ख्याल रखें, मास्क लगाएं, ग्लव्स पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। इंशाल्लाह ईद आपकी ज़िंदगी में दोबारा भी आएगी। ये कोई आखिरी ईद नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं कि शॉपिंग नहीं करेंगे तो ईद नहीं मनाई जाएगी। अपनी सेहत से ज़्यादा दूसरे की सेहत का ख्याल रखें। यहाँ मैं ये भी ऐड कर दूँगी ना बिल्कुल कि ईद पर भी आपको कोशिश ये करनी है कि ईद की खुशी में जो है आपको ये नहीं भूल जाना है कि इस वक्त हमारे सराउंडिंग में कोरोना भी है, तो कोशिश करें कि ईद पर भी वही एग्जैक्टली वही एहतियात करनी है। लाइक अपने हैंड्स को सैनिटाइज करना है, अगर किसी से आप हाथ मिला भी रहे तो कोशिश करें सैनिटाइज कर लें, या सामने वाला भी जरूर सैनिटाइज कर ले। इसमें नोट की नाराज नहीं होना चाहिए। जो आपने सुना होगा पैसे से भी जो है वो लगते हैं, बिल्कुल वायरस लगते हैं, तो ईदी का आपको पता है ईदी वाली ईद है ये, एग्जैक्टली हाथों को सैनिटाइज करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें नाराज होने की या हेजिटेट होने की बात नहीं है। लोग बुरा मान के बैठ जाते हैं कि इसने मुझसे हाथ नहीं मिलाया या मुझे सैनिटाइज करने की ऑफर दी। नो, इट्स फॉर योर प्रोटेक्शन एंड फॉर एवरीवन्स प्रोटेक्शन। तो ईद पर भी एहतियात करनी है ताकि ईद जो है वो खुशहाली से गुजरे, ना कि हमारे साथ कोई और इश्यूज हो जाए। सादिया, आप जाते हुए कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने व्यूवर्स को? आई वॉन्ट टू थैंक्स हिना उमर एंड द टीम ऑफ जाग कराची जिन्होंने मुझे अप्रोच किया फॉर दिस इंटरव्यू, एंड आई होप मेरा मैसेज सब तक पहुंच गया होगा और आप लोग उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। एट द एंड मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगी कि काइंडली बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर अल्लाह। बाकी अगर आप अपने ऊपर ट्रस्ट करते हैं और हार्ड वर्क करते हैं तो इंशाल्लाह सक्सेस भी आपकी है और आपको आपकी डेस्टिनी तक पहुंचते तक कोई भी नहीं रोक सकता। सो बिलीव इन योर सेल्फ एंड लेट इट बी द अदर पीपल जो इंटरफेयर करते हैं आप लोग के मामला में। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे पहले सादिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई और आपने मेरे सारे सवालात के जो व्यूवर्स ने आपसे सवालात किए थे उनके जवाब दिए। थैंक यू वेरी मच। और मैं अपने व्यूवर्स से जाते हुए एक बात कहना चाहूँगी कि ईद आ रही है तो ईद के हवाले से आप अपने जो बेएहतियाती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जो कोरोना की वजह से 3 महीने से आप लोग एहतियात करके आइसोलेशन में हैं, अपने घर में अपने फैमिली के साथ हैं, सेफ़ रहिए, SOPs का ख्याल रखें अपने। और उम्मीद है कि आपको मेरी गेस्ट बहुत पसंद आई होंगी और आपको अपने सारे सवालात के जवाब मिल गए होंगे। और आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट इंटरव्यू आप किसका चाह रहे हैं कि मैं उनका इंटरव्यू लूँ, और जो भी सवालात उनके हवाले से हों वो भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। इंशाल्लाह ताला मैं आपके सारे सवालात के जवाब उनसे आपको लेके दूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जाग कराची के साथ हिना उमर। अल्लाह हाफिज़।